कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसानियत सिर्फ किताबों में रह गई है। एक तरफ दुनिया लग्जरी, कंफर्ट और टेक्नोलॉजी में डूबी हुई है, और दूसरी तरफ एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही है और सिर्फ इतनी दुआएं कर रही हैं कि बस आज के दिन बच जाए, क्योंकि उनके पास ना कोई घर है, ना ज़मीन और ना ही कोई उम्मीद। कहते हैं दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अगर ये सच है तो सूडान के लोगों की चीखें हम तक क्यों नहीं पहुंच रही? वहां गिरते बॉम्ब, जलते घर, भूख से मरते लोग, क्यों ये सब हमारी हेडलाइंस का हिस्सा नहीं? हर ब्लास्ट के साथ वहां सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, गिरती है इंसानियत, टूटता है भरोसा। ये कहानी एक ऐसे मुल्क की जहां आसमान का रंग अब नीला नहीं बल्कि लाल हो गया है, जहां की हवाओं में अब खुशबू नहीं बल्कि दुआ है, जहां के लोगों के सपने गोलियों की आवाज में डूब गए हैं। ये कहानी है सूडान की। ये कहानी एक ऐसे जियोपॉलिटिकल इविल की जिसने इंसानियत का गला घोट दिया है। लेकिन ये कहानी है क्या? आइए समझते हैं इस वीडियो। Intense violence continues to tear apart Sudan after the fall of El Fasher, with new images from the city revealing the extent of its destruction. Overseas now, new reporting tonight on a humanitarian crisis in Sudan. Thousands of civilians have been massacred over the past week by Arab militias. Now, the humanitarian crisis in Sudan is worsening by the day. In the war-scarred region of Darfur, the paramilitary Rapid Support Forces, or RSF, have seized control of the city of El Fasher. सूडान की कहानी सिर्फ एक क्राइसिस नहीं बल्कि एक कंप्लीट जियोपॉलिटिकल अरीना है, जहां दुनिया की पावर्स अपना इवल गेम प्ले शो कर रही है, जहां अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग नकल मकानी कर चुके हैं। लेकिन इसको समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बात है साल 1939 यानी 1939 की। दुनिया दूसरी आलमी जंग के दहाने पे खड़ी थी और दुनिया के बेशतर ममालिक ब्रिटेन से आज़ादी चाहते थे, और उन्हीं में से एक मुल्क था सूडान, जो था तो एंग्लो इजिप्शियन रूल के अंदर। मतलब ये कि इजिप्ट और ब्रिटेन दोनों मिलकर सूडान पर हुकूमत कर रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे ब्रिटेन इतना कमज़ोर हो गया कि इसके लिए लार्जर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पर कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और इसी के चलते दुनिया के अक्सर बेशतर ममालिक आज़ाद हुए। लेकिन ब्रिटेन सूडान को नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि सूडान अफ्रीका में वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन था इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सूडान में लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व थी अफ्रीका की, थर्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व अफ्रीका की सूडान में, वाटर रिसोर्सेज जैसे नील और रेड सी का स्ट्रेटेजिक एक्सेस, और कुदरती मादनियात जैसे कि ऑयल, कॉपर, जिंक, यूरेनियम एंड व्हाट नॉट। लेकिन मजबूर ब्रिटेन को सूडान छोड़ना पड़ता है, और ऑन 1 जनवरी 1956 सूडान को आज़ादी मिलती है और इस्माइल अल अज़हरी सूडान के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन सूडान की डेमोग्राफी इतनी आसान नहीं थी। वहाँ डिफरेंट एथनिसिटी और रिलीजन के लोग रहते थे। साउथ सूडान में मेनली क्रिश्चियंस और अफ्रीकन्स, और नॉर्थ सूडान में मुस्लिम्स, जिनके बीच में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और सिविल वॉर्स चल रही थी, बिकॉज ऑफ विच इकोनॉमी काफ़ी वीक थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और सिविलियन गवर्नमेंट के लिए इस सब को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और ऑन 17 नवंबर 1958 जनरल इब्राहिम अबूद, जो एसएफ यानी सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ थे, ही लेड द ब्लडलेस मिलिट्री कूप। पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश किया गया, पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगी एंड मिलिट्री रूल को इस्टेब्लिश किया गया सूडान में, एंड दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ मिलिट्री रेजिम इन सूडान। अपनी हुकूमत में अबूद ने प्रेस फ्रीडम पर बैन लगाई, साउथ सूडान पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया, इकोनॉमी का जनाजा निकाला, और 1964 में स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी ने मास स्केल पर प्रोटेस्ट किए, एंड इन नवंबर 1964 अबूद ने रिजाइन किया, और ये प्रोटेस्टर्स अक्टूबर रिवॉल्यूशन से मशहूर हुए। 1964 से 1969 तक सूडान में एक ट्रांजिशनल सिविलियन गवर्नमेंट बनी। सर अल खातिम अल खलीफा इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने, बट चूंकि गवर्नमेंट वीक थी, इकोनॉमी की हालत खस्ता, और साउथ सूडान में अलग होने की तारीख इंटेंसिफाई हो गई, तो एक बार फिर से 25 मई 1969 को कर्नल गफार मोहम्मद निमेरी ने मिलिट्री कूप करके सिविलियन गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया और सूडान को एक सोशलिस्ट रिपब्लिक स्टेट डिक्लेयर किया।
और 1972 में साउथ सूडान के साथ पीस डील साइन की, जिसका नाम रखा गया एडिस अबाबा एग्रीमेंट, जिसमें साउथ सूडान को लिमिटेड ऑटोनॉमी मिली, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सूडान में चल रही फर्स्ट सिविल वॉर जो 1955 से 1972 तक चल रही थी, जिसमें तकरीबन 5 लाख लोग मारे जा चुके थे, वो खत्म हो गई। पर फिर आता है साल 1983 और यहीं से सूडान की दर्दनाक कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। निमेरी एग्रीमेंट को तोड़ देते हैं क्योंकि साउथ सूडान में ऑयल डिस्कवर हुआ था और पूरे सूडान पर शरिया लॉ इम्पोज कर देते हैं, इवन ऑन साउथ सूडान, जिससे साउथ सूडान के लोग भड़क उठे और वायलेंटली अलग होने की तारीख चलने लगी और जॉन गेरिंग ने SPLA यानी सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी बनाई और यहाँ से शुरू हुई सूडान की सेकेंड सिविल वॉर जो 1983 से लेके 2005 तक चली, जिसमें तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग दरगोर हुए और 4 मिलियन यानी 40 लाख लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। और निमेरी के यही स्टेप्स की वजह से इकोनॉमी बहुत मुतासिर हुई, पैमाइन और करप्शन बहुत बढ़ गया और फिर से एक बार 1985 में मिलिट्री कूप होता है और ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल बनी, जिसका इक़्तिदार 1986 तक जनरल सवार अल तहब ने संभाला। 1986 में सादिक अल महदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन हुकूमत इस हद तक लंगड़ी हो चुकी थी कि 1989 में एक बार फिर से तख्ता उलट दिया जाता है और ब्रिगेडियर उमर अल बशीर हुकूमत को संभालते हैं, जिसने सूडान में डिक्टेटरशिप का निज़ाम कायम किया और 1989 से लेकर 2019 तक यानी पूरे 30 साल आयरन हैंड से हुकूमत की। जनरल बशीर को ये मालूम था कि जैसे उसने तख्ता उल्टा है, कोई और भी मिलिट्री कूप कर सकता है और अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए 2013 में बशीर पहला मिलिट्री फोर्सेस बनाते हैं, जिसका नाम रखा जाता है RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, और इसकी क़यादत की जिम्मेदारी मिलती है जनरल मोहम्मद हमदान दगोलू AKA हेमिती। RSF को बनाने का मकसद सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाना था। जनरल बशीर के टेन्योर में सिविल वॉर्स चलती रही और फिर 2003 में दारफूर, जो कि वेस्टर्न सूडान का एक शहर है, वहां जुल्म का बाजार गर्म होता है, जब वहां के 2 रेबिलियन ग्रुप्स SLA यानी सूडान लिबरेशन आर्मी और JEM जस्टिस एंड इक्वलिटी मूवमेंट बशीर के खिलाफ हथियार उठाते हैं और इनको क्रश करने के लिए अरब मिलिशियाज, जिनको जंजावीद कहा जाता है, उनको गवर्नमेंट ने हथियार दिए, जिसके नतीजे में 3 से 4 लाख लोग मरते हैं और 25 लाख से 30 लाख लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं। और यही जंजावीद आगे जाके RSF बनती है और यही RSF असल में जिम्मेदार है जो सूडान में इस वक्त के हालात हैं। इन्हीं सब वॉर क्राइम्स की वजह से ICC ने यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बशीर को चार्ज किया विद जेनोसाइड एंड वॉर क्राइम्स। और वहीं पर साउथ सूडान में अलग होने की तारीख अपने अरूज पर थी। नॉर्थ सूडान ये होने नहीं देना चाहता था क्योंकि साउथ सूडान में 70% ऑयल रिजर्व्स थे। अगर साउथ सूडान अलग हो जाता तो इकोनॉमी जो पहले ही बैसाखी के सहारे चल रही थी वो बिखर जाती। लेकिन फिर 2005 में साउथ सूडान के साथ पीस डील होती है और ऑन 9 जुलाई 2011 दुनिया के नक्शे पे एक और मुल्क साउथ सूडान उभर के आता है, जहां सिविल वॉर्स तो है लेकिन उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए वेस्ट है, चाइना है, IMF है और उनके अपने ऑयल रिजर्व्स है। और जो करंट क्राइसिस है ये नॉर्थ सूडान में चल रही है। इनफैक्ट 9 लाख लोग नॉर्थ सूडान से नकल मकानी करके साउथ सूडान जा चुके हैं। जनरल बशीर ने RSF को सपोर्ट किया, वहीं दूसरी तरफ SF यानी सूडानीज आर्मेड फोर्सेस पर भी बशीर का कंट्रोल था, जिसमें तरक्की करते करते अब्दुल फातेह अल बुरहान SF के जनरल बनते हैं। और 2019 आते आते सूडान की हालत इस कदर बद से बदतर हुई और लोग भी अब उकता चुके थे इस बशीर की हुकूमत से। लोग मास स्केल पर प्रोटेस्ट करते हैं, जिसके चलते उमर अल बशीर को गिरफ्तार किया जाता है एंड इट वाज कलेक्टिवली डिसाइडेड बाय अल बुरहान एंड हेमिती, क्या कहते हैं वो, जैसे करनी वैसी भरनी। और एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनी, मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट, लेकिन यूनिटी नहीं रही। और 2020 में अल बुरहान हेमिती को प्रपोज करते हैं सिर्फ और RSF को मर्ज करते हैं और एक पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को लाते हैं, जिसमें 2 साल आप हुकूमत करेंगे और 2 साल हम। लेकिन हेमिती वांटेड टू रूल फॉर 10 years और फिर 2 तलवारें एक न्याय में रह नहीं सकती, बात बनी नहीं और दोनों जनरल एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा देते हैं।
आरएसएफ वेस्ट का कंट्रोल संभालती है जो गोल्ड से माला माल है, और एसएफ ईस्ट का, जहां नाइल है, पोर्ट्स हैं और ऑयल रिजर्व्स हैं। और 2023 तक आते आते ये फुल फ्लेजेड वॉर की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसमें इनडायरेक्टली दुनिया के ममालिक अपने फायदे के लिए कूद पड़ते हैं। जहां यूएई गोल्ड के लिए आरएसएफ को सपोर्ट कर रही है, वेपन्स और ड्रोन्स दे रही है। हालांकि यूएई ने इससे इनकार किया है, पर एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएफ चाइनीज वेपन्स यूज कर रही है, और आरएसएफ के पास वो आ कहां से रहे हैं इसका पूरी दुनिया को इल्म है, क्योंकि आरएसएफ ने 300 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ाई है गोल्ड की, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ह्यूमन लेबर करा रहे हैं वो आम लोगों से। मतलब जिनके रिसोर्सेज हैं उन्हीं पर जुल्म हो रहा है ताकि रिसोर्सेज किसी और को दिए जाए। वहीं पर एसएएफ को सपोर्ट है इजिप्ट का, ईरान का, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक एक्सेस टू रेड सी एंड रिवर नाइल। बल्कि सूडान के लोग ही सूडान को मार रहे हैं किसी दूसरे के लिए, और जो मनाजिर वहां से सामने आ रहे हैं वो इतने दर्दनाक हैं कि क्या बताएं। इस पे मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ रही है कि एक वक्त ऐसा आएगा जो लोग मरेंगे उनको मालूम नहीं होगा वो क्यों मर रहे हैं, और जो लोग मार रहे होंगे उनको ये मालूम नहीं होगा कि वो क्यों मार रहे हैं। और ये कहानी है सूडान की, जहां दो हाथियों की पावर स्ट्रगल और ग्रीड की वजह से आम आवाम सिसक रही है, और अभी तक 2 करोड़ 20 लाख लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, और करीब 30 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है ये क्राइसिस के बारे में, क्या ये ग्रीड की वजह से है या फिर रीज़न कुछ और है। थैंक यू।